नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हैं, उनके कारण, उनके उपचार, उनके निवारणों पर चर्चा करते हैं। आज इसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं बालों से संबंधित समस्याओं के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जिससे कि आज हर एज ग्रुप के लोग पीड़ित हैं, चाहे वो बच्चे हों, टीनेजर्स हों या फिर बूढ़े। सबको इसकी समस्या से जूझना ही पड़ता है। और आज इसका होम्योपैथी में क्या उपचार है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद तिवारी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सर, क्योंकि हम आज बालों की समस्याओं पर तो चर्चा करेंगे ही, पर होम्योपैथी में क्या इसका उपचार है, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो सर होम्योपैथी है, इसकी जो दवाइयाँ हैं वो कैसे काम करती हैं, क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं जो सिर्फ एलोपैथी पर ही विश्वास करते हैं और होम्योपैथी पर अगर स्विच करते हैं तो इसलिए क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो सर जानना चाहेंगे कि इनकी जो दवाइयाँ हैं, इनका क्या प्रोसेस होता है, कैसे काम करती हैं ये? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आज की तारीख में इस पद्धति को किसी पहचान की ज़रूरत तो है नहीं जी। विश्व के अनेक देशों में मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथी की मान्यता है। और अपने देश में तो होम्योपैथी का आप कीर्ति मान सकती हो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो एक क्षेत्र है होम्योपैथी का, वो भारत में है। जी। सबसे अधिक होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेज, शिक्षण संस्थान हमारे यहाँ, सबसे अधिक निबंधित होम्योपैथिक चिकित्सक जो क्वालिफाइड हैं, जो कॉलेजों से निकले हैं, ऐसे लगभग 2.5 लाख चिकित्सक पूरे देश में अभी कार्यरत हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। 200 से ऊपर हमारे शिक्षण संस्थान हैं। और अब तो जो औषधि निर्माण का जो क्षेत्र है, तो इसमें पहले बड़ा क्रेज था जर्मनी में बनी हुई दवाओं का, स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में बनी हुई दवाओं का। लेकिन अब आपको आश्चर्य होगा कि विश्व के अनेक देशों को भारत में होम्योपैथी की बनी हुई औषधियाँ निर्यात की जाती हैं। अच्छा। यानी उनका जो ग्रेड है वो विश्व स्तरीय है। तो इस हिसाब से होम्योपैथी अपने कम से कम भारत देश में एक लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है तेजी से। अब होम्योपैथी को लोग पसंद क्यों करते हैं? हालांकि अभी भी आबादी का एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो होम्योपैथी के बारे में जिनकी जानकारी अधूरी है, या इसके बारे में, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में जो कुछ भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं, उनके वो शिकार हैं। उसकी वजह से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में आने से एक आम जन के अंदर भय व्याप्त होता है। ये भय 2 तरह का होता है। एक तो कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी की दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती हैं, और दूसरी भ्रांति है कि होम्योपैथी की दवाइयाँ बीमारी को बढ़ा देती हैं। अब ये दोनों भ्रांतियाँ एक दूसरे को कैसे काटती हैं? अगर कोई दवाई, कोई चिकित्सा पद्धति की दवा बीमारी को बढ़ाती है, तो फिर वह धीरे धीरे काम कैसे करती है? अगर बढ़ाती है तो, बढ़ाने की क्षमता अगर उसमें है, तो फिर धीरे धीरे काम क्यों करती है? और अगर धीरे धीरे काम करती है तो बीमारी का बढ़ना कैसे समझ में आता है? जी। अब ये दोनों भ्रांतियां जो हैं वो अपनी जगह हैं। इन भ्रांतियों का जो निर्माण हुआ किस वजह से हुआ? तो एक तो कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में ये समझना पड़ेगा कि होम्योपैथी की औषधियाँ जो हैं वो, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी ह्यूमन बॉडी पर प्रूव्ड हैं। अच्छा। यानी उनकी जो प्रूविंग हुई है वो किसी, जैसे बाकी पद्धतियों में जो चूहों पर और खरगोश पर और बंदरों पर और सूअर पर, उन पर जो है उनका परीक्षण होता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों का परीक्षण हमेशा स्वस्थ मानव शरीर पर होता है। अच्छा। ठीक है। तो इस परीक्षण होने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण आए, हमने किसी मानव शरीर के ऊपर प्रयोग किया अगर किसी होम्योपैथिक दवाई के प्रूविंग के लिए, परीक्षण के लिए,
तो मानव हमको जब शरीर में परिवर्तन आएंगे तो मन में परिवर्तन आएगा। जी। बाहरी बनावट पर जो दवाइयाँ असर करती हैं या ऑर्गन्स पर जो दवाइयाँ असर करती हैं वो निश्चित रूप से मानसिक परिवर्तन भी परिलक्षित कराएंगी। जी। कांटा पैर में चुभता है, लेकिन दर्द क्या केवल पैर को होता है? कौन महसूस करता है कि दर्द हो रहा है हमको? ब्रेन। शरीर के अंदर जो अपनी उसको बोलते हैं रोग प्रतिषेधक क्षमता है, वाइटल फोर्स, या हम लोग जो बोलते हैं कि आत्मा की जो उपस्थिति है, जो जीवंत तत्व है, जो शरीर को लिविंग रखने के लिए जिम्मेवार एलिमेंट है, वो पेन फील करता है। जी। तो वैसे ही जब हम कोई औषधि देते हैं तो अब बंदर हमको शारीरिक लक्षण तो देगा, लीवर में क्या चेंज आया, स्प्लीन में क्या चेंज आया, गट्स में क्या चेंज आया, आइज में, नोज में, बाकी चीज़ में क्या चेंज आया। लेकिन कोई दवाई हमने उसको खिलाई या उसके शरीर पर प्रयोग किया तो उसके मानसिक परिवर्तन क्या है, या बंदर तो हमको ये सिम्टम देगा नहीं। तो इन लक्षणों को देखते हुए होम्योपैथी के जो हमारे इन्वेंटर थे उन्होंने तय किया कि हम स्वस्थ मानव शरीर पर इसका परीक्षण करेंगे। इसकी वजह से एक जो लक्षण आए उनमें एक विस्तार आ गया। तो विस्तार आ गया तो अब एक ही बीमारी के लिए जो लक्षण हैं वो भिन्न समूहों में होते हैं, और हमको एक रोगी के लिए एक दवा निकालने में होम्योपैथिक चिकित्सक की मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। तो सही दवाई तक के चयन तक पहुंचने में उनको जो वक्त लगता है उस वक्त को उन्होंने इम्पोज कर दिया साइंस के ऊपर। जी। एक्चुअली दवाई को काम करने में समय नहीं लग रहा है, सही दवाई तक पहुंचने में चिकित्सक को समय लग रहा है। जी। ठीक है। तो अपने फेल्योर को उन्होंने साइंस के ऊपर इम्पोज कर दिया। तो एक इस वजह से भ्रांति फैली समाज में कि दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती हैं, दवाइयाँ बहुत तेजी से काम करती हैं। जी। दूसरी भ्रांति है कि बीमारी बढ़ा देती है। अब इसमें कीर्ति ये भ्रांति क्यों निर्मित हुई? इसलिए कि होम्योपैथी की दवाइयाँ, ये बहुत समझने की ज़रूरत है, होम्योपैथी की दवाइयाँ काम करती हैं फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। अच्छा। केंद्र से परिधि की ओर। जी। यानी शरीर के अंदर जो स्थित बीमारी के तत्व हैं उनको वो बाहर धकेलती है, बाहर जाओ। जी। बाहर जाओ। तो अगर वो दबी हुई चीज़ें कहीं हैं तो जब वो एक्सपोज होके पेरीफेरी पर आती हैं, परिधि पर आती हैं तो दिखती हैं। तो दिखने लगती हैं तो वो बीमारी एक्चुअली बीमारी के जाने का लक्षण है। अच्छा। लेकिन पेशेंट को लगता है कि बीमारी हमारी बढ़ गई। तो ये भ्रांति है। जी। तो इसका भी हमको लगता है कि जनमानस में इसका निवारण हो जाना चाहिए कि चूंकि बीमारी शरीर के अंदर से बाहर की ओर आ रही है, इसलिए वो लगता है कि बीमारी दिख रही है, दिखने लग गई, पहले नहीं दिख रही थी, तो वो बढ़ा हुआ लगता है। तो एक ये दूसरी भ्रांति का जो है निवारण यही है। जी। अगर अब हम बालों की समस्याओं पर आएँ तो सर आजकल जो है हेयर लॉस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये हर एक एज ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। हम टीनेजर्स को ही देख लें तो उनका भी हेयर लॉस हो रहा है, मिडिल एज लोगों का हो रहा है, बच्चों में भी हो रहा है। तो सर हर एज ग्रुप का क्या कारण होता है हेयर लॉस का, और उसके लिए होम्योपैथी में क्या उपचार है? बालों की समस्या कीर्ति आज के दौर में बड़ी दुरूह समस्या है, और बड़ा इसको हम लोग बोलते हैं चैलेंजिंग सेक्टर। अच्छा। है ना, बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। और बालों के झड़ने का, बालों के पकने का, इन चीज़ों का कोई एक निर्धारित कारण नहीं है। अच्छा। है ना, इसके पैथोजन यानी इसके कारक तत्व जो है वो पोली एंगुलर हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो अब एक इसमें कई जो प्रमुख कारण हैं, एक तो हो गई जो पोषण की समस्या है ना, जो हमारे भोजन से न्यूट्रिशन की धीरे धीरे उपस्थिति कम, न्यूनतम होती जा रही है। जी। हम जीभ को अच्छी लगने वाली चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, शरीर को जो अच्छा लगे और जो चाहिए वो हम उसको नहीं दे रहे हैं। तो इसकी वजह से शरीर में पोषण की कमी धीरे धीरे होने लगती है, और पोषण की कमी से भी बाल झड़ते हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है बीमारी।
कई बीमारियां हैं जिनके बाद बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है, संभावित है, जिसमें अमूमन हम लोग लीवर और पेट से संबंधित बीमारियों को, और तीसरा कारण है चमड़े से संबंधित, अगर स्कैल्प में कोई बीमारी है जिसमें डैंड्रफ भी एक है ना, और कोई एक्जिमा वगैरह है, सोरियासिस है, इस तरह के अन्य कोई चमड़े की बीमारियां जो स्कैल्प में लग गई, सर के चमड़े में लग गई, तो भी बाल जाएंगे, है ना। अंदरूनी कोई पेट की समस्या हो गई, लीवर से संबंधित बीमारी हो गई, आंतों से संबंधित बीमारी हो गई, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इस तरह के जो कई बीमारियां। तीसरा कि कुछ जो मॉडर्न मेडिसिन वगैरह है उसमें भी बहुत सारे दवाओं के साइड इफ़ेक्ट में बाल जा सकते हैं। जैसे एक अमूमन हम लोगों ने देखा होगा कैंसर के पेशेंट को जो केमोथेरेपी होती है उसके बाद बाल झड़ जाते हैं। तो इस तरह की कई दवाइयाँ भी हो सकती हैं जिनसे बालों के जाने की समस्या होगी। तो ये एक प्रमुख क्षेत्र हैं 3-4 जिनके होने से बालों के झड़ने की संभावना बनी रहती है। दूसरा, आजकल हम लोग बच्चों में देखते हैं या यंग चैप में देखते हैं कि उनके बाल पक रहे हैं, असमय पक रहे हैं। तो इसके लिए तो आप तय मानो कि एक तो पोषण की समस्या है और दूसरे भोजन की समस्या है ना। एक खाने का निर्धारित समय नहीं, कोई दिनचर्या निर्धारित नहीं होना, तीसरा बालों के साथ विभिन्न तरह के प्रयोग, अलग अलग है ना। आज ये शैम्पू कर रहे हैं तो कल वो शैम्पू कर रहे हैं, परसों वो शैम्पू कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रयोग निरंतर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो अभी के आधुनिक जीवन शैली इसको हम लोग कह सकते हैं, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अच्छा, ठीक है ना। तो आधुनिक जीवन शैली जो हमारे दिनचर्या में शामिल होता जा रहा है, तो ये आजकल बच्चों में या एकदम युवावस्था में बालों के पकने से संबंधित हमको लगता है कि सबसे बड़ा कारक तत्व है। सर, एक तो अगर हम हेयर लॉस की बात करते हैं ना, तो कुछ अमाउंट में तो बाल गिरना तो नेचुरल है, या फिर उतना तो वो स्वस्थ अगर आप हैं तो भी गिरेगा ही। तो कैसे सर आइडेंटिफाई करें कि इतना से ज़्यादा गिर रहा है तो ये समस्या है? इसके बालों लिए आप के देखो, बाल तो एक, मैंने कहा बाल एक ऐसा क्षेत्र है कि भाई बाल तो निरंतर थोड़े बहुत झड़ते हैं और निरंतर आते रहते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि वो हेयर फॉलिकल्स जब तक जीवित रहेंगे तो वहाँ से कोई झड़ा तो उसी जगह पे फिर दूसरा बाल निकल जाता है। तो सामान्य तौर पर अगर 10, 20, 50 बाल तक रोज टूट रहे हैं तो वो किसी समस्या का द्योतक नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर उनसे संख्या बढ़ती है या बाल हाथ में आने शुरू हो जाते हैं तो आदमी को जरूर सचेत हो जाना चाहिए, व्यक्ति को, कि अब ये हमारे लिए एक गंभीर समस्या आगे चल के बन सकती है और उसका तुरंत से एक उचित कारण ढूंढकर और उसके इलाज की तरफ व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। जी सर, अगर बालों के झड़ने की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन में ये समस्या बहुत देखने के लिए मिलती है। क्या क्या उपाय हैं जो वो कर सकती हैं कि उस समय, जो क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से शायद बालों का झड़ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो सर जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं तो ऐसे कौन कौन से उपाय वो कर सकती हैं कि हेयर फॉल को लिमिट कर लें? प्रेगनेंसी में 2-3 दिक्कतें होती हैं। एक तो कि निश्चित रूप से वो हार्मोन से जुड़ा समस्या है। प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेज आते हैं जो फीटस के न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक होते हैं, तो शरीर में वो परिवर्तन आते हैं। दूसरी बात है कि किसी भी महिला का शरीर जो है वो पुरुष के मुकाबले ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है ना। चूँकि महिलाओं के जीवन में ये जो हार्मोनल साइकिल है ये हर महीने अपने ढंग से कार्यरत होता है, तो इसलिए उनके शरीर की बनावट पुरुष के मुकाबले थोड़ी अलग है। प्रेगनेंसी के समय में चूँकि सिर्फ हार्मोन्स ही जिम्मेवार नहीं होते हैं, दूसरी जिम्मेवारी होती है न्यूट्रिशन की, है ना। चूँकि न्यूट्रिशन बहुत तेज़ी से प्रभावित होता है। आपने देखा होगा जैसे बहुत लोगों को वोमिटिंग वगैरह होने की शिकायत हो जाती है, अरुचि हो जाती है, भूख कम लगने लगती है, भोजन कम हो जाता है।
जबकि पोषण का क्षेत्र बढ़ जाता है, व्यापक हो जाता है। अब उनको अपने शरीर के लिए भी पोषण चाहिए और पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके पोषण की भी जरूरत शरीर से पूरी होती है। तो एक तो पोषण से जनित समस्या हो गई, दूसरी कि प्रेगनेंसी में कभी कभी मूड चेंजेज भी आते हैं। तो मूड चेंजेज होने की वजह से क्या है कि उतना साफ सफाई पर ध्यान नहीं रखना, बालों में कोई गंदगी जमा होना, डैंड्रफ हो जाना, तो ये भी एक बड़ी समस्या होती है। तो हमको लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत है और केवल पोषण दे देने से बालों का झड़ना रोका जा सकता है। मतलब अच्छा अगर आप आहार लेंगे तो वो आप लिमिट कर सकते हैं। सर अभी ठंड का समय चल रहा है और ठंड के समय में बालों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं क्योंकि बाल रूखे हो जाएंगे, डैंड्रफ हो जाएंगे। तो सर कैसे अभी के समय में कैसे ध्यान रखें? ठंड में तो कितनी बहुत एकदम सामान्य सोची समझी चीज़ है, सारे लोग जानते हैं क्या कि ठंड में ठंडी हवाओं की वजह से स्किन में रूखापन आता है। जी ठीक है, तो रूखापन आता है तो आपने अब हमारे पूर्वज कितने दृष्टि संपन्न थे। खाने की जितनी भी चीजें हैं, तैलीय चीजें, वो सब जाड़े में आती थी, है पराठा वगैरह भी ज्यादा, ठीक है ना। अब जैसे तिलकुट वगैरह या तिल से बनी हुई वस्तुएं, अब तिल क्या है, तिल जो है वो एक तैलीय अन्न है। जी। तिल से तेल निकलता है। तो ऐसी चीज़ें उस समय जाड़े के दिनों में खाने का प्रचलन इसलिए भी था कि हमारे बॉडी में आयल रिजर्व प्रॉपर बना रहे। जी। आयल रिजर्व प्रॉपर बना रहेगा तो स्किन में ड्राइनेस कम होगा। तो स्किन में ड्राइनेस जब बढ़ता है ठंडी हवाओं की वजह से तो स्कैल्प में भी ड्राइनेस होगा। ड्राइनेस होगा तो वो बाल छोड़ेगा, वहाँ से बाल झड़ने की समस्या होगी। यही कारण है, और कोई जाड़े से संबंधित या जाड़े के दिनों में सारे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जिनके स्किन को बर्दाश्त नहीं होती हैं ठंडी हवाएं और अतिरिक्त रूप से ड्राइनेस आने की समस्या हो तो उनके भी बाल झड़ें ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके बाल झड़ सकते हैं। वो सॉफ्ट टारगेट हैं। सर आप तेलीय फूड के बारे में बात कर रहे थे। सर ऑयलिंग के लिए ना बहुत सारा मिथ होता है। कुछ लोग कहते हैं, खास करके पार्लर वाली कहेंगे कि आपके शरीर में खुद से तेल निकलता है, आपके बाल में तेल निकलता है, तो आपको अलग से ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी तो ठीक है। तो हाँ, और फिर लेकिन हमारे घरों में ऐसा है कि हमारी जो मम्मियाँ या दादियाँ वो हमेशा हमारे बालों में तेल लगाती हैं। तो सर सही क्या है, ऑयलिंग करनी चाहिए? नहीं, ऑयलिंग दोनों चीज़ है ना। आप देखो, इसको एक्सटर्नल न्यूट्रिशन बोलते हैं जी, है ना। तो बालों की जड़ में अब जैसे आप जब देखोगे किसी के हेयर्स भी, तो अब हम लोग तो चिकित्सक हैं तो हेयर्स देख के उसको बाइफर्केट कर लेते हैं कि आपके हेयर ड्राई हैं या ग्रीजी हैं। तो जिनके बाल ग्रीजी हों, चमकते हों, दूर से ही दिख जाएगा कि इनको जो है इनके बालों में आयल की मात्रा प्रॉपर है। अच्छा। जो ग्रीजी होंगे, चमकदार होंगे तो वो दिख जाएगा, और जो ड्राई हेयर्स होंगे वो भी दिख जाएगा। वो एकदम ड्राई, रूखे सूखे, उलझे हुए या करली बाल प्राय ड्राइनेस से पीड़ित होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हो कि ड्राई ही हो, लेकिन ऐसे लोगों में ड्राइनेस की समस्या होती है। तो जिनके बालों में रूखापन जल्दी आता है और ज़्यादा आता है उनको तो ऑयलिंग की ज़रूरत है। और जिनका हेयर थोड़ा ग्रीजी है उनको थोड़ा सा उनसे कम करना चाहिए ऑयलिंग, क्योंकि ऑयल पहले से रिलीज हो रहा है। ज़्यादा तेल देंगे तो वहाँ पे एक डैंड्रफ जमने की समस्या शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। और सर अगर हम ऑयलिंग की बात करें तो सर इसका सही तरीका भी क्या है कि मतलब कितने टाइम बाद फिर शैम्पू करना चाहिए? मतलब शैम्पू का भी क्या रिलेशन है कि उसको भी कैसे यूज़ करें? शैम्पू वगैरह देखो, ये तो सब आधुनिक जीवन शैली में अब तो पता नहीं क्या क्या लोग दावा करते हैं कि ये मलाई मिला हुआ है, तो ये इसमें ये मिला हुआ है, तो वो मिला हुआ है, विटामिन ई मिला हुआ है। बहुत सारे दावे आते हैं, लेकिन बड़ा दुरूह क्षेत्र है वैज्ञानिक रूप से ये सेलेक्ट कर पाना कि हमारे बालों के लिए कौन सा शैम्पू उपयुक्त है। फिर भी मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और जो कंपनियां इस क्षेत्र में विश्वसनीय रूप से कार्य कर रही हैं कि इनके प्रोडक्ट जो है वो विश्वसनीय है, तो ऐसे ऑर्गेनिक शैम्पू को अपने लिए अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए
व्यक्ति को उनका चयन करने का प्रयास करना चाहिए। जी सर, आप शुरुआत में बता रहे थे कि जो बालों की जो समस्या है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लाइफस्टाइल, कि आपका सही खाना नहीं है या फिर आप सही समय पर नहीं खा रहे हैं। तो सर क्या क्या चेंजेस लाइफस्टाइल में लेकर के आएँ कि उससे कि जो बाल के जो समस्याएं हैं वो कम हो? लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस बहुत आवश्यक हैं। एक तो कि सबसे बड़ा जो एक लाइफस्टाइल में चेंज है कि आपकी सारी दिनचर्या जो है वो वेल सेट हो, है ना जी। कितने बजे उठने का, कितने, उसके बाद फिर वॉशरूम वगैरह से आके कुछ अगर वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, योगा प्राणायाम कुछ करते हैं, तो उसको निर्धारित करने का। उसके बाद जलपान, बाकी भोजन, बाकी जो अपने दैनंदिन कार्य हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जो व्यवसाय करते हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र में एक दिनचर्या अपनी निर्धारित हो, है ना। हम लोग देखते हैं कि अब व्यापारी बंधु हैं तो अब उनके पास वो काम में लग गए, अगर 2-4 ग्राहक आए हुए हैं तो खाने का समय पार हो गया, फिर 2-4 आ गए तो खाने का समय 2 बजे की जगह 5 बजे हो गया जी। है। तो ऐसे एक दिनचर्या का लगातार उल्लंघन, है ना, अगर वो कोई सप्ताह 10 दिन में 1 दिन उल्लंघन हुआ तो फिर भी शरीर उसको सेट कर लेता है, लेकिन अगर लगातार इस तरह से अनियमितता बनी रहती है दिनचर्या में, तो इसी को बोलते हैं लाइफस्टाइल में जो चेंजेज आ रहे हैं, है ना। तो ये जो है आपके स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से आगे चल के तकलीफदायी सिद्ध होंगे, तकलीफ का कारण बनेगा जी। तो एक तो हो गया कि दिनचर्या निर्धारित करने का प्रयास करें, है ना, सब चीज का, सुबह उठने से और रात सोने तक का। अब आजकल बच्चों में कैरियर इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई करते रहते हैं, कभी 2 बजे सोए, कभी 12 बजे तक सो गए, कभी 10 बजे ही सो गए, तो ये भी एक अनियमितता है। और अभी लाइफस्टाइल इतनी बुरी तरह से हमारे बच्चों का भविष्य चौपट कर रहा है कीर्ति, कि इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि सरकार को कोई एक गंभीर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि हमारा जो युवा वर्ग है, जो विद्यार्थी वर्ग है, ये इस पर जो है हमारे देश का भविष्य उनके कंधों पर आधारित है जी। है ना। तो ऐसी जो हमारी पीढ़ी है, इसके स्वास्थ्य रक्षा के लिए निश्चित रूप से गंभीर प्रयास करने चाहिए, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों की रक्षा के लिए। जी। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस की बात करें तो आपको सही पोषण तो लेना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपका स्लीपिंग साइकिल ये सही रहेगा तो फिर बालों की समस्या कम होगी। सर, अगर हम मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की बात करें, क्योंकि महिलाओं में जो बाल झड़ते हैं वो अलग तरीके से झड़ते हैं, पुरुषों में जो झड़ते हैं वो अलग तरीके से झड़ते हैं, तो इन दोनों में सर क्या क्या अंतर है और इन दोनों का अलग क्या उपचार है? महिलाओं में तो मुझे लगता है कि बाल को लेके पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा क्रेज भी होता है, और महिलाओं की अपनी चेहरे की शोभा भी बाल पर निर्धारित है जी। तो इसलिए महिलाओं में थोड़ा बालों को लेके वो अतिरिक्त रूप से सावधान भी रहती हैं जी। हैं। पुरुष उतनी सावधानी नहीं बरतते हैं। तो हमने तो कई हमारे पेशेंट्स हैं जो जिनकी उम्र 26 साल की है लेकिन देखने में 46 के लगते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके बाल नहीं हैं। तो बालों को लेके दोनों में यही अंतर है पहले महिला और पुरुषों में, कि महिलाएं थोड़ा अतिरिक्त रूप से सावधान होती हैं अपने बालों की रक्षा के लिए। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, चूँकि वो हमारे घर की शोभा है, हमारे समाज की शोभा है, तो उनको होना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनको अपने पोषण का निश्चित रूप से अपने भारतीय समाज में एक बड़ा मुश्किल है स्थिति, कि अभी भी जो एक रूढ़िवादिता है कि पति नहीं खाएं तो मैं नहीं खाऊंगी, ससुर जी नहीं खाएं तो मैं नहीं खाऊंगी, कैसे भोजन करूं। ये हालांकि ठीक है, कभी अपने काल में ठीक रहा होगा, मैं उसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन अभी के दौर में जबकि प्रत्येक व्यक्ति के निर्धारित कार्य हों और एक ही परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों अर्निंग है, अगर चारों को नौकरी पर जाना है
तो इस तरह के रूढ़िवादी विचारों को हम ज़्यादा जगह नहीं दे सकते हैं। अपने अब तो आज की स्थिति यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना निर्धारित जो है वो रूटीन होना चाहिए, निर्धारित दिनचर्या होनी चाहिए, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और महिलाओं को तो अतिरिक्त रूप से स्वस्थ होना इसलिए आवश्यक है कि उनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेवारी है जी। तो मैं तो कहता हूं कि महिलाओं, पुरुष भी जो सदस्य हैं घर में, उनको पहले महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। वो स्वस्थ रहेंगी तो हमारे स्वास्थ्य की चिंता वो कर लेंगी जी। तो इस हिसाब से, और पुरुष में थोड़ा सा क्या है कि वही केयर की कमी है, जिसकी वजह से उनके बाल आपने देखे होंगे गंजे जितने पुरुषों में मिलेंगे उतनी महिलाओं में नहीं मिलती हैं जी। और उसका एक बड़ा कारण लापरवाही है। सर, अगर पोषण की बात करें तो दवाइयाँ तो हैं ही, अगर बालों की समस्या हो गई हैं तो फिर जा कर के दवाइयाँ तो उपचार हैं ही, हो चाहे वो होम्योपैथी में ही हो या किसी और में भी। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो अपने डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि हम इस समस्या से दूर रहें, तो ऐसी कुछ अगर आप चीज़ें बता दें। खाने पीने में आपने देखा होगा सबसे बड़ी चीज़, आप पुरातन भी देख लो तो पहले तेल क्या आता था, आंवले का ही तेल लोग बालों की समस्या के लिए उपयोग करते थे जी। तो आंवला में इतना पोषक तत्व है अकेले कि उसको भोजन में भी शामिल करेंगे तो भी बालों की समस्या जो है उससे निजात पाएंगे, और लगाने में प्रयोग करेंगे तो भी बालों की समस्या से निजात पाएंगे। तो ऐसे जो विटामिन सी युक्त जो भोजन है ना, तो विटामिन सी करता क्या है, शरीर की रोग प्रतिषेधक प्रणाली को मजबूत करता है जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। तो ऐसे विटामिन सी जिन चीज़ों में निहित हैं उसमें आंवला सबसे ऊपर है ना। तो इन चीज़ों का प्रयोग करने से मुझे लगता है बालों की सेहत में काफ़ी फर्क आता है और अन्य बीमारियों से भी बचाव में सहायता मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बहुत ही सरलता से और बहुत ही संक्षिप्त में आपने बालों की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके कारण, निवारण, हर तरीके के उपचार के बारे में आज चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से हर हफ्ते हम स्वास्थ्य चर्चा में अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं और उनके उपचार के बारे में चर्चा करते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का जो एपिसोड है वो आप दूरदर्शन के YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, DD झारखंड पे, जहाँ पर न ही सिर्फ स्वास्थ्य चर्चा बल्कि दूरदर्शन के किसी भी कार्यक्रम को आप वहाँ पर देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको स्वास्थ्य चर्चा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।